नमस्कार सभी को। हमारे आज की वीडियो के जो गेस्ट है हमारे वो विशाल गोडसे जी हैं। विशाल गोडके जी, सॉरी, विशाल गोडके जी हैं। वैसे वो हमारे गेस्ट है वीडियो के, लेकिन पिछले 3 दिनों से मेरा डेरा जो है उन्हीं के घर पे जमा हुआ है। मैं यहाँ स्टॉल के लिए आया था, जिनका ऑर्गेनाइजर भी सर है, तो इनके स्टॉल के लिए आया था। तो इन्होंने अपने घर पे स्टे कराया, खिलाया पिलाया, घुमाया फिराया, मतलब 3 दिन से डेरा यहीं जमा हुआ है। आज ट्रेन है वापसी की, तो मैंने बोला जाते जाते सर का इतने इंस्पायरिंग यात्रा रही है ऑर्गेनिक के चीजों को लेके, और काफी इंस्पायर व्यक्ति खुद है ये। तो ये मुंबई में रह के काफी सारी चीजें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो आसपास के लोगों को बहुत ही अच्छी चीजें खाने को मिले। और जो देसी बीज को भी लेके सर का मैंने देखा कि कितने काम कर रहे हैं वो किसानों के बीच में, ये सारी चीजें। और जो हैंडीक्राफ्ट है और जो परंपरा है, देसी आर्ट और साथ में देसी भी सारी चीजों में काम कर रहे हैं। तो सर आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए बताएंगे कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये सब चीजों की। राइट। तो मेरा नाम विशाल घोड़के है और आई एम अ फाउंडर ऑफ अ कलेक्टिव कॉल्ड नेचर्स ग्राम। ये कलेक्टिव किसान समूह के साथ काम करते हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, और हमने एक ग्राहक मंच बनाया है। और इस काम की शुरुआत हमने 2012 से शुरुआत की। अभी ये काम में कैसी मेरी दिलचस्पी हुई या मैं इसमें कैसे आया, उसका थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि 2010 में मेरे पिताजी को कुछ तकलीफ हुई थी, और उस संदर्भ में मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया था। और उधर मैंने एक केस देखा कि एक नौजवान बड़े बुरी हालत में हॉस्पिटल आया हुआ था, और उसको तकलीफ थी कुछ लीवर की। तो मैंने थोड़ा डॉक्टर से पूछा, और डॉक्टर ने बताया कि इट वाज अ केस ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। सो 2010 में मुझे एक नया शब्द का समझ में आया कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग भी होता है। और क्योंकि हम शहरों में हम पले बड़े हैं, तो खेत पे क्या हो रहा है खाने के अलावा कुछ हमको समझ में नहीं आता था। तो उस वक्त मैं जब ये चीज देखा, उस लड़के को देखा कि इतना नौजवान लड़का उस बुरी हालत में है एंड द रीजन इज पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, तो मैं उसके बारे में थोड़ा स्टडी करने लगा। और मुझे ये देखा कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम इज heavily loaded with pesticides, herbicides and lot of chemical inputs that are given. Yes, ये सब जग जाहिर है, सबको मालूम है। Then as a new entrant into this field, in the sense that the new understanding that you get when you try to understand about certain aspect of this agriculture, तो ये समझ में आया कि 1960 से शुरू हुआ। Anyway, so that was my first understanding of what is pesticide poisoning. And then obviously मुझे ये भी समझ में आया कि हम जो खाना खा रहे हैं वो भी विष रहित है, बराबर, विष मुक्त या विष रहित है। विष मुक्त तो नहीं, विष मुक्त तो ऑर्गेनिक हो जाएगा, ये इससे युक्त है, विष युक्त है। हाँ। सॉरी, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं मिक्स भाषा का यूज करूंगा। तो ये समझ में आया कि दिस इज वेरी रैम्पेंट एंड दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज पर्कोलेटेड। इट इज लाइक the percolated means it is it's a by default kind of a nature that when you think of agriculture you need to have chemical inputs. तो anyway, so 2 साल मुझे वो थोड़ा स्टडी करने में गए कि what is the state of agricultural system in India and what is being happening at that moment. और इससे 2 चीज मुझे समझ में आई कि one thing is this rampant use, and then another thing what I got to know is about the seeds as well, that how seeds hybridization, super hybridization, and the GMO. Now in India still by law GMO is not allowed. There are a lot of theories that still there is a lot of GMO coming from Bangladesh in India, because Bangladesh is a adjacent country and we don't have a strong borders, so porous borders है, इसके लिए seeds are coming into India and we are net users of GMO and also net consumers of GMO. ऐसा कुछ सूत्रों से पता चलता है, but by law we are still against GMO. And that is a good thing and that is how it should be. So तो ये सीड्स के बारे में भी समझ में आया। एंड हम अगर बोलते हैं कि बीज के बारे में, बीज सूत्र है, बीज मंत्र है, बीज को ही लेके हमारे भारत देश में अगर आप देखोगे तो इफ यू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी, द साइंस एंड द डाइवर्सिटी, everything boils down to that seed. Seed is the most important thing.
So, do we have absolute freedom today? No. We say that we have a freedom, but can you imagine a crop like cotton? Now, 99% of the cotton is GM cotton. So, there is a distinction here. ये मैं जिस एरिया में हूँ विदर्भ के हाँ। एरिया में, वहाँ वीटी कॉटन ही चलता है नागपुर विदर्भ में। Yeah. और काफी दिक्कतें हैं उसके कारण, सुसाइड केस है और काफी सारी मतलब दिक्कतें जो है वीटी कॉटन के कारण आ रही है। बायोडाइवर्सिटी पूरी वहाँ कोलैप्स हो रही है। Right, right. So, ये चीज समझ में आया कि BT cotton now it's a GMO crop, but they have allowed that BT cotton in non-edible. So it's a non-edible plant. हम कॉटन खाते नहीं, तो उधर GM अलाउड है। और जब GM क्रॉप उधर आया, BT कॉटन आया, तो उनका ये कहना था कि इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द बुलवर्म, और द कॉस्ट ऑफ द सीड्स इज हाई, और फिर वो बुलवर्म को और ये करने के लिए, यानी टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ बुलवर्म, लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स, लॉट ऑफ हर्बिसाइड, यानी वो कुछ रुका नहीं। यानी GM क्रॉप हमने लिया, अडॉप्ट किया, उसका ये कारण था कि बुलवर्म का अटैक, वो पेस्ट का अटैक नहीं होगा, और वो अटैक हो रहा है, उसके अलावा हम और पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। नाउ यू सी the crop is coming from a multinational company, the seeds are costly, the inputs are costly, and if the crop fails, you know what is the story, there were a lot of suicides and all. So bottom line, and उसके बाद ये भी समझ में आता है कि कॉटन सीड ऑयल हम कंज्यूम करते हैं, यानी देखो, यानी सीड ऑयल हम, ग्राउंडनट इज अ सीड, सो मेनी, तो कॉटन सीड का भी हम तेल खा रहे हैं। तो 99% GM इंडिया में, 100% GM इज नॉट अलाउड, बट GM को अल्टीमेटली हम खा ही रहे हैं हमारे तेल के दौरान। उधर विदर्भ में बहुत कॉटन सीड ऑयल चलता है, खाने में चलता है, बराबर है, खाने में भी चलता है ना, खाने में भी चलता है। जितने भी प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, अचार से लेके सारी चीजें बड़ी बड़ी कंपनी भी आती है, वो कॉटन सीड ऑयल से बना हुआ रहता है, लेबल में लिखा हुआ रहता है। राइट। सो हम क्या करें कि वी आर नेट कंज्यूमर्स ऑफ GM व्हेन GM इज नॉट अलाउड इन इंडिया, एंड दिस इज अ स्टार्क रियलिटी। एंड एक आम आदमी इस चीजों से बिल्कुल उसको कुछ मालूम ही नहीं ये सब चीज हो रहा है। एंड अगर GM क्या है, तो देयर कैन बी मेनी साइंटिफिक टू एक्सप्लेन, बट एक जो मुझे समझ में आता है कि भगवान ने जो रचना की है सृष्टि की, या नेचर की सृष्टि की जो रचना है, वो ऐसे है कि प्लांट किंगडम अलग है, एनिमल किंगडम अलग है, और ह्यूमन किंगडम अलग है। ये तीन भिन्न किंगडम्स है। एंड व्हेन यू आर हार्वेस्टिंग अ सेल फ्रॉम ए एनिमल किंगडम एंड इंसर्टिंग इनटू अ प्लांट किंगडम, कैन यू इमेजिन? आई मीन, यू आर प्लेइंग, you want to play God, and you want to play against the nature, and there is no enough scientific study to back all this nonsense. Anyway, so seeds are so important that हम जो फ्रीडम की बात कर रहा था मैं, ये फ्रीडम कैसी है कि अगर कल ये अमेरिका ने बोला, या दिस मल्टीनेशनल कंपनीज बोला कि हम नए सीड देंगे, तो क्या करेंगे आप लोग? Where do we go? Today you are already seeing that there is an economy of oil. How oil is used to create a tension all over the world. A single commodity is causing a havoc, and we are just talking about 20% system से तेल अगर गायब हो रहा है, तो you see how things are unfolding. And tomorrow if this multinational companies say that we are not going to give seeds to Indian farmers, then what do you do? Of course it's not going to happen, but there is a possibility that something like this can happen, and the ramifications are very clear on this. तो हमारा देसी बीज में सब तरह की, सीड इज एन वेरी इंटेलिजेंट बीज। आप देखिए देसी बीज का, अगेन आई विल, देयर आर सो मेनी गुड एक्सप्लेनेशंस जो मुझे समझ में आ रहा है, वो आज मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि एक देसी सीड हैज कम फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सो वो क्या है, उसके पास एक क्षमता, उसके पास एक इंटेलिजेंट बीइंग है, उसके पास एक अपना माइंड है, उसने अपना एक प्रतिकारात्मक शक्ति डेवलप किया। एज ए ह्यूमन वी हैव दिस काइंड ऑफ अ पावर टू फाइट अगेंस्ट सो मेनी अदर आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स। सो यही चीज है कि उसने 1000 साल में जो चेंजेस हुए पर्यावरण में, उसको अडेप्ट करते 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 वो उधर टिका हुआ है, और हमको आज भी वो अन्न प्रोवाइड कर रहा है। तो आप समझते हो कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज होगा, उसके साथ भी अडेप्ट हो सकता है, और हमें खाना देते रहेगा। सो दिस इज द पावर ऑफ द सीड। और यही अभी हाइब्रिड पे जा रहा है, तो उसको थोड़ा भी चेंज, वेदर में चेंज होता है, तो दे गेट फेल्ड। So देसी बीज is the real freedom that we are able to, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, सीड is the most important component of it. So ये चीजें जब समझ में आने लगी, तो मुझे ये चीजें खींचती गई कि मैं इसी में मेरी जिंदगी जीनी चाहिए, यानी विद दिस कंसेप्ट ऑफ सॉइल, कंसेप्ट ऑफ सीड, biodiversity, nature, ecology, these are so very important vital components of our existence. और फिर मुझे ऐसा लगा कि
I should wholeheartedly just keep working on this. तो 2-3 साल पहले थोड़े एक्टिविज्म में गए कि ये, और एक्टिविज्म में ये समझ में आने लगा कि हम बात ही कर रहे हैं. There is a beautiful saying, they say talking only adds to more carbon dioxide. तो ज्यादा बात नहीं करते हुए काम भी करने की जरूरत है, और काम करने की जरूरत है तो आपको you have to go on the ground and you have to work. So that is how I started. I left that activism was not very much, but I was also part of that. But I said, let's concentrate all the energies and everything that I have towards being proactive and making something change on the ground. Now, change is a very big word, but I would like to play my part. और जब इसमें शुरुआत की तो initial days are like every other person who is coming from a different background and coming from a different domain, and then he shifts to domain like this. A lot of challenges, वो challenges सबको आते हैं, हमें भी आए. और एक उसमें एक हमारे अच्छे मित्र है जो I call him as my mentor also. His Professor Ganesh Ramakrishnan is from IIT, and he said to me very beautiful thing कि सब आपके जीवन में नहीं होना चाहिए. मीन्स आपने अगर कुछ कार्य लिया है तो आप उसको ईगो मत डालिए उसमें, ऐसा मत सोचिए कि ये पूरे आपके जीवन काल में होना चाहिए. तो फिर आई गॉट लिबरेटेड कि यार मैं जो काम करूंगा तो मैं वो टाइमलाइन नहीं रखा कि 3 साल में ये क्वार्टर में ये होना चाहिए, वो क्वार्टर में होना चाहिए. जस्ट गो विद द फ्लो, टेक इट एज अ जर्नी एंड एवरीथिंग विल रिवील इटसेल्फ. तो वो एक अच्छा ये था कि मुझे एक अच्छी सोच मिली, और वो इट इज पावरिंग मी कि आई एम नॉट केप्ट काइंड ऑफ अ डेडलाइन. आई कीप डूइंग माय ओन वर्क, दैट इज वन. और ये जो भगवत गीता में भी वही कहा जाता है कि आप अपना कार्य करते रहो, कर्म करते रहो. और दूसरा ये था कि ये करते करते मुझे वो भगवत गीता में और 2 अच्छे शब्द है, स्वधर्म और लोक संग्रह. शायद किसी ने बताया था 3रे अध्याय में है, बट उसका कंसेप्ट मैंने किसी तो भी रीड किया कि आप जिस चीज को अच्छा मानते हो वो इम्पैक्ट करते हैं पॉजिटिवली, तो आपका वो धर्म बन जाता है. आप अपना लेते हो तो वो स्वधर्म हो जाता है, और फिर आप लोगों को जोड़ते हो तो उसको लोक संग्रह कहते हैं. तो स्वधर्म से लोक संग्रह की ये मेरी जर्नी है यानी, और तो दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट माय जर्नी. तो उसी चलते फिर किसानों को एक साथ किया और ग्राहकों को एक साथ किया, एक प्लेटफॉर्म किया कि जहाँ पे देयर इज अ इंटरेक्शन. लोगों को फार्म्स पे, बच्चों को फार्म्स पे लेके जाते थे, उनको ये समझ में आता था कि मेरा अन्न कहाँ से आता है. तो जब तक आप ये चीज़ों करोगे नहीं तब तक यू विल बी नॉट एबल टू डेवलप वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज वी विल ओनली अंडरस्टैंड व्हेन व्हाट आर द एफर्ट्स दैट गोज बिहाइंड. एक उसका छोटा उपक्रम ये करते थे जब कि हम ग्राहकों को किसान के पास लेके जाते थे और बोलते थे, वो उस दिन एक दिन का पिकनिक रहता था. फिर ग्राहक को दिखता था कि अच्छा पालक लगा हुआ है, मेथी लगी हुई है, तो हम बोलते थे ठीक है, आप 1 घंटे में जो भी आप प्लग करोगे आपकी हो जाएगी. तो फिर वो जब बैठते थे जमीन पे और फिर वो मशक्कत करते थे, और फिर उनको समझ में आता था कि 1 घंटे में इतनी जुड़ी हो पाई. सब वो उस चीज से फिर वो उनको देश टू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट सेंसिटिविटी कि यार क्या मेहनत लगती है. उगाने के लिए 3 महीने लगता है, और फिर वो हार्वेस्ट करने के लिए क्या मेहनत लगती है, फिर वो हार्वेस्ट करके ग्राहक तक पहुंचाने में क्या मेहनत लगती है. सो ऑल दीज आर टच पॉइंट्स. मैं ऐसा बोलता हूँ कि व्हेन यू आर इनटू स्पेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आप उसको नेचुरल बोलो, ऑर्गेनिक बोलो, जो भी बोलो, मगर there are so many aspects that needs to be communicated, demonstrated, worked upon. तो उसी का एक जर्नी वो चल रहा है. चलिए, बहुत ही अच्छा लगा. आपने जो इतना सारा नॉलेज हमें दिया और आपकी इंस्पायरिंग जर्नी सही में बहुत ही अच्छी, मतलब आपका जो भी सफर रहा अभी तक का. तो आपने जैसे बताया था मुझे कि आप वंदना जी से भी काफी इंस्पायर, वंदना शिवाजी से. तो मैं भी उनसे इंस्पायर हूँ. देसी बीज का काम एक तरह से उन्हीं की वीडियो कहीं से हाथ लगी. तो नेचुरल फार्मिंग में तो पहले थे, लेकिन हाइब्रिड और ये सब ही था, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं था कि कैसे क्या करना. तो उनकी वीडियो जब देखा तब समझ में आया कि जो हाइब्रिड सीड्स होता है वो डिजाइन ही ऐसा होता है कि आपको उसमें केमिकल इनपुट जो है वो डालना ही पड़ेगा. उसके बिना वो ग्रो नहीं होगा, उसमें बीमारियां आएगी, फिर उसमें पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा. तो वो पूरा कंपनी का इकोसिस्टम एक बना हुआ है कि सब आप उनसे परचेस करो. राइट. तो ऐसा, तो वहां से हमें फिर देसी बीज हमने सेव करना चालू किया. और लकीली मैं जिस जगह से आता हूँ,
एमपी का छोटा सा शहर है छिंदवाड़ा, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इतनी अभी तक प्रिजर्व है यस कि वहाँ पे काफी काम किया जा सकता है। तो वहीं पे मैं लगा हुआ हूँ। अभी मैंने 70+ बॉटल गार्ड्स की वैरायटी कलेक्ट की वहां से, वाह वाह और उसको वापस से रीग्रो कर रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं ताकि वो डाइवर्सिटी बची रहे। क्योंकि आप मोनोकल्चर के समय में देखेंगे कि अब शहर में देखेंगे एक तरह की चीजें हर चीज आपको दिखेगी। Right. टमाटर एक तरह का दिखेगा, राइट राइट लौकी एक तरह की दिखेगी, भिंडी एक तरह की दिखेगी, लेकिन हर एक एक क्रॉप की कम से कम नहीं तो हजार वैरायटी जीवित थी। अभी भी साउथ में एक ब्रदर है, वो उसके पास 300 वैरायटी के टमाटर है। वाह वो मैंने खुद में उनका एक डॉक्यूमेंट किया था, तो मुझे देख के इतना अच्छा लगा यार, इतनी बायोडाइवर्सिटी है और अपन क्या एक ही चीज में इन्वॉल्व रहते, एक ही चीज खाते रहते बस। राइट राइट तो उस पे काम करना तो बड़ा ही मजा आ रहा है, ये सब काम करने में, देसी बीज का काम करने में, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, और ये सारी चीजें जो है इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी इंटरकनेक्टेड है। अगर ये सारी चीजें रहेगी तो हवा अच्छी रहेगी, अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जब आप नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो केचुआ रहेंगे, केचुआ रहेगा तो जमीन के अंदर पानी जाएगा और आपका ग्राउंड वाटर आपके पास रहेगा। नहीं तो अभी तो स्थिति ऐसी है कि कई शहर मेरे को लगता है खाली होने वाले हैं, क्योंकि पानी नहीं है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। या राइट, और रिप्लेनिशमेंट हो नहीं रहा है। हाँ, तो ये बात सही है। जैसे अगर हम उसको अभी कॉटन की बात लेते हैं कि कॉटन में हम बोलते खादी पहनो, मगर खादी तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि खादी यानी स्वदेशी बोलते हैं, मगर हमारा कॉटन है ही नहीं, तो उधर आपका स्वदेशी चला गया। अच्छा, फिर कॉटन में ये भी पता चला कि कॉटन में से यान बनता है और यान से क्लॉथ बनता है। तो यान बनाने के लिए जो मशीनरी है वो ट्यून टू बीटी कॉटन है, अपने देसी कॉटन के लिए वो ट्यून नहीं है, वो सिंक नहीं है। तो आपको आज मशीनरी भी नहीं मिल रही है कि उसको कन्वर्ट करे यान टू फैब्रिक। जो देसी कॉटन को, अगर मैं देसी कॉटन ग्रो करना चाहूंगा तो मुझे भी वो देसी कॉटन तो ग्रो कर लूंगा, मगर आई डोंट हैव दैट मशीनरी टू कन्वर्ट दैट इनटू एन यार्न एंड इनटू द फैब्रिक। सो ये सारी लिमिटेशन आता है। सो व्हाट दे आर डूइंग, दैट दे आर इम्पोजिंग एट एवरी वैल्यू चेन, दे आर इम्पोजिंग देयर प्रोडक्ट्स इन अ वे। यानी अगर मुझे कॉटन करना है तो उनका कॉटन करना है, वो कन्वर्ट करना है क्लॉथ तो उनका मशीनरी यूज करना है। सो बहुत सारी ये दिक्कतें आ जाती है। इफ यू सी इन कॉटन इटसेल्फ देयर आर सो मेनी वेराइटीज दैट वी हैव। यानी गद्दा बनाने के लिए एक अलग कॉटन होता, फैब्रिक के लिए अलग कॉटन। वी आर रिच, दैट इज हाउ दैट people came to us, that we are rich in silk, cotton and all these things, right? जैसे सब्जियों में वैरायटी, वैसी कॉटन में बहुत सारी वैरायटी। Right. कुछ कॉटन ऐसे आते हैं जिसको कलर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली ब्राउन होते हैं। Right, वो मैंने देखा है। और जैसे आपने कहा प्रोसेस की, तो इसमें एक चीज ये हो सकती है, बैक टू नेचर, बैक टू मिनिमम प्रोसेस। उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हर हाथ को काम मिल सकता है। जैसे हर चीज को अपन इंडस्ट्री पे ना करके उसको बैक टू, मतलब जैसे पहले होता था लघु उद्योग, उस टाइप में अगर करें। और विदर्भ में कई जगह जो है एफपीओ जो है ये काम कर रही है ऑलरेडी, जो अपने लेवल पे जो उनके एफपीओ मेंबर उनके थ्रू प्रोडक्ट बना के वापस से मार्केट कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं। और जीरो कलर, मतलब कलर नहीं कर रहे हैं वो, राइट, और नेचुरली कलर इतना शानदार वो दिखता है। राइट। तो ये सारी चीजें अच्छी चीजें हो रही है, बस ये है कि थोड़ा सीमित मात्रा में हो रही। आप जैसे लोग जो इस कार में लगे हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें फैल रही थी, ऐसे लोग और होंगे तो। और सुनो जी, ये ऐसा वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये जैसे आप बोल रहे कि आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमको आपका काम अच्छा लग रहा है। सो वी आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम ईच अदर। तो ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है हमारे काम का कि हम एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं और काम करते हैं। दूसरा एक ये था, केंद्र बिंदु था कि शहर में हम ये भी देख रहे थे कि ऑर्गेनिक के नाम पे देयर आर वेरी हैवी प्राइसिंग। नो, प्राइसिंग इज अ वेरी रिलेटिव कंसेप्ट। यानी किसी को प्राइस छोटी लगेगी, किसी को बड़ी लगेगी, प्राइस रिलेटिवली कंसेप्ट है। बट जनरल लेवल पे ऐसा था कि जैसे हम इंग्लिश में एक कहावत है कि एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट द प्राइस ऑफ एप्पल कीप्स द मैन अवे। तो ऐसा ना हो कि प्राइसेस इतनी भारी हो कि एप्पल अच्छा है और खाने की जरूरत है हर दिन, मगर प्राइस इतनी है कि आप खा नहीं पा रहे। तो ऑर्गेनिक में ये भी एक दूसरा प्रॉब्लम था। तो हमने भी उसको कैसे रैशनलाइजेशन करे प्राइसेस को, उसके ऊपर भी थोड़ा हम काम कर रहे हैं और मार्केट लिंकेजेस में काम कर रहे हैं, ताकि कि प्राइसेस का भी थोड़ा रैशनलाइजेशन हो। और नॉट एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, बट यू ट्राई टू डू योर पार्ट काइंड ऑफ थिंग। तो कुल मिला के वो एक काम का एक एरिया रहा है।
कि हाउ डू यू ब्रिंग क्वालिटी प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर्स, और तीसरा चीज है कि इस पूरे इकोसिस्टम को एक प्लेटफॉर्म उसका विस्तार कैसे करें। तो ये जो एग्जीबिशन है थाने ऑर्गेनिक का, और ये उसी का एक पार्ट है कि जहाँ पे यू क्रिएट मोर अवेयरनेस। अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक के बारे में बोलूँ तो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और मैं लिमिटेड उसको इंटरप्रेट कर पाऊंगा, मगर अगर 10 लोग आए तो वो ज्ञान का भंडार बढ़ जाता है, इंफॉर्मेशन और वेरी स्ट्रक्चर्ड वे लोगों तक पहुंचती है, और मार्केट प्लेस बन जाता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। वो एक दूसरा कारण था थाने ऑर्गेनिक का ऑर्गेनाइज करने का। तो अभी सर जैसे आप मुंबई पे काम कर रहे हैं, तो आप मतलब कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं जिससे आप प्रोडक्ट लेके उनका मार्केटिंग कर रहे हैं? राइट। तो कोशिश ये रहती है कि हाउ डू यू ब्रिंग एज मच लोकल एज यू कैन। तो रीजनल, सीजनल और लोकल ऐसे कंसेप्ट पे हम काम करते हैं। तो मुंबई के 70 किलोमीटर बाहर जाइए और यू हैव एग्रीरियन काइंड ऑफ एन इकोसिस्टम ओनली। तो छोटे छोटे, क्योंकि लैंड होल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है, तो छोटे सीमित इसमें जैविक खेती ज्यादा हो सकती है। जितना बड़ा खेत उतना बड़ा प्रॉब्लम्स रहता है, तो मोनोकल्चर पे जाएगा। हाँ। तो सो दिस इज अ गुड थिंग दैट देयर आर स्मॉल फार्मर्स हु अभी आप उनको तैयार करते होंगे, क्योंकि पहले तो वो केमिकल ही करते होंगे। नहीं, वो 3 तरह के लोग देखे कि एक किसान जहाँ पे उसकी कॉन्शियसनेस रहती है कि मुझे जैविक ही करना है। दूसरा एक किसान रहता है कि जो उसको करना है मगर उसको मालूम नहीं कैसे किया जाता है। और तीसरा है जो बिल्कुल उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है। तो जो बीच वाला रहता है, जो उसको करना है मगर कुछ मालूम नहीं कैसे करना है, शुरू करना है, तो उधर हमारे जैसे लोग थोड़ा काम में आ सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो उनसे कुछ प्रशिक्षण ले पाए। तो बहुत सारी संस्थाएं जो ऑर्गेनिक के बारे में सिखा सकती हैं, और हम उनको फेयर प्राइस के माध्यम से ये भी बोलते हैं कि आप जो भी उगाएंगे तो हम लेंगे आपसे और लोगों तक लेके जाएंगे। हमारा काम बहुत ही छोटे लेवल पे है, और फिलहाल हम मुंबई और थाने में ही कैटर कर पा रहे हैं हमारे जो काम है। तो ऐसे अगर हम ये काउंट करें कि नंबर ऑफ फार्मर्स दैट वी आर वर्किंग, आई वुड से अराउंड 300 to 400 ऑथेंटिक फार्मर्स के साथ हम पूरे ऑल इंडिया लेवल पे डील कर रहे हैं। उसमें अधिकतर किसान नजदीक के किसान हैं। तो ऐसा है, बट व्हाट आवर फोकस इज ऑथेंटिसिटी, इट हैज टू बी ऑथेंटिक, एंड दैट इज द फोकस। ये आपने जैसा बताया था, किसानों के साथ तो आप काम कर ही रहे हैं, साथ में जो आर्टिस्ट है, जो फोक आर्ट है, हाँ। उसको भी आप प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसपे क्या क्या प्रोडक्ट है जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं और मतलब उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं? या सो हमारे यानी दो राय नहीं है कि इंडिया इज सो इंट्रिंसिकली ब्यूटीफुल एंड देयर इज सो मच आर्ट इन इंडिया, एंड मींस आर्ट इज इन एवरी फ्रेम। तो बट मेरा रुझान थोड़ा इंडिजिनियस आर्ट की तरफ है कि जो पहले से चलता आया है, जिसको हम लोक कला कहते हैं। तो देयर इज umpteen examples that there are so many artists who are very well versed with it, and वो आर्ट अगर लोगों तक पहुंची तो यानी उनको आर्टिस्ट को भी कुछ रेन्यूमरेशन मिलता है। अब जब रेन्यूमरेशन मिलने लगता है तो उनका जो बच्चा है वो भी सोचता है कि यार अगर मैं ये जो आर्ट है मेरे को लिनियज से यानी जनरेशन से पास हुए, आई शुड स्टे कनेक्टेड। द फोकस इज ऑन द इंडिजिनियस आर्ट सो दैट इट डजंट गेट लॉस्ट, बिकॉज more and more people are now getting out of agriculture, they are getting out of this indigenous art. So the idea is to through your work how much you can safeguard it. So वो है. So we work with artists all over the country again in a very small way, but the idea is to reach more and more indigenous. बहुत, और हमने भी देखा काफी अच्छा आर्ट वर्क इनके पास है, और ये जो है पूरे दुनिया में घूम के इसकी एग्जीबिशन लगाते हैं। जो भारतीय आर्ट है उसको विदेशों तक लेकर जाते हैं, बाहर गांव के लोग भी उसको देख के काफी इंप्रेस होते हैं। तो वो थोड़ा बताइए कि क्या उनका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है ये सब चीजें देख के? राइट। तो so it was not a conscious kind of decision that I should work in art and then I should take art, Indian art to foreign shores. मगर जब मैं स्पेसिफिकली when I went to Japan, और जापान में इंडिया के बारे में लॉट ऑफ स्टीरियोटाइप्स है, यानी तो वो स्टैंडर्ड कंट्री और काफी चीजें बोली जाती है इंडिया के बारे में। और उसके दो तरीके के, अभी तो लोग बोलते हैं कि इंडिया इज अ राइजिंग स्टार, एंड जापान में भी लोग बोलते हैं कि इंडिया इज द फ्यूचर एंड ऑल। बट एक
अदर लेवल पे भी एक दो तरह के इमेज है कि इंडिया इज ग्रोइंग वेरी गुड एंड इट इज डूइंग वेरी गुड इन द वर्ल्ड एंड इट हैज अ रैंकिंग नाउ in Indian economy is really doing good. But at other level, people have this perception about there is a lot of chaos and lot of pollution and stuff like that. So, but India is much more than the economy and much more than all this noise about the pollution and the chaos. तो मैंने बोला कि अगर इंडिया को सही समझना है और समझाना है तो हम आपकी कितना बोल सकते हैं, वाणी के द्वारा कितना आप बता सकते हैं. तो मैंने सोचा कि इंडिजिनियस आर्ट इज द बेस्ट, इंडियन लोक कला, इंडियन फोक आर्ट इज द बेस्ट टू कम्युनिकेट अबाउट इंडिया, because Indian folk art communicates the rich philosophy that we have, the rich traditions that we have. It communicates about the spiritual content in our life. So, and it brings out designs, patterns, and so much. यानी कारीगरी भी समझ में आती है. So, lot of depth in Indian art, and through that art exhibitions, ये conscious नहीं था, but to communicate about India, I thought this, and then उसी चलते हमने एक जापान में 7-8 जगह हमने एग्जीबिशंस की भारतीय लोक कला की, एंड पीपल अप्रिशिएटेड. some of the visitors were so overwhelmed, they had tears in their eyes, and they could understand the depth of that what is communicated through Indian folk art. So वो बहुत ही यानी I would say very सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था टू कम्युनिकेट अबाउट इंडिया थ्रू लोक कला. तो अभी वो मेरे सिस्टम में ये हो गया है, इनग्रेन हो गया कि जब भी मैं जाऊँ, आई गो टू एनी फॉरेन शोर, आई कैरी सम इंडियन आर्ट वर्क्स, एंड देन वेर एवर आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ. 7-8 जगह तो हमने प्रॉपर एग्जीबिशंस किया, बट हमने किसी के घर पे जाके भी कुछ आर्ट एग्जिबिट करके एक कम्युनिटी को साथ में लाया था. कि तो wherever that I get opportunity, I communicate about Indian diversity, culture, traditions through Indian art. बहुत अच्छा. देखिए, जो नेचर से जुड़ता है, वो प्राकृतिक खेती से जुड़ता है, देसी बीज से जुड़ता है, फोक आर्ट से जुड़ता है, और साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग मेथड होती है स्पेशली फूड को लेके, वो उसमें भी जुड़ता है. तो ये सारी चीजें इकोसिस्टम जब बनता है तभी कंप्लीट जो है ना बायोडाइवर्सिटी, जिसको इंडिया की बोलेंगे, वो जो है निकल के आती है. और उसमें से जो भी प्रोडक्ट निकलता है, चाहे वो आर्ट निकलता है, चाहे वो ग्रेन्स निकलता है, चाहे वो खाने का, चाहे कुछ भी निकलता है, उसका टेस्ट और हेल्थ के उसका कंपेयर किसी से नहीं किया जा सकता. तो हमारा इस वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आपका जो इंस्पायरिंग जो आपकी यात्रा रही, उससे हमको भी काफी कुछ सीखने को मिला, और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सके और हम सब मिलकर ऐसे साथ में काम कर सकें. यस, धन्यवाद.